And I became very powerful in Bombay because I was representing Bombay in Delhi. And 10 साल तक मतलब मेरी दुर्गत हो गई. I was at the absolute bottom. I was a financial broke. I was a spiritual broke. I was an emotional broke. I was broke personified. स्टेज ऐसी आई जब मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने कहा सर बहुत हो गया, अब आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड. माय गुरु लुक्ड एट मी एंड सेड तुम्हारी मर्जी है. अगर इंडियन कंपनीज हैं तो वहाँ पर दे ट्रीट एम्प्लॉइज लाइक लेबर, कि रात को जागना है, लेट तक काम करना है, जो करना है एंड कॉम्पनसेशन लिमिटेड होता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है कई जगह. Please be away from office politics. Do your work intelligently and smartly. Learn, and look for an exit ASAP. There are a lot of organizations. अरे चलता है, attitude है. अरे क्या फर्क पड़ता है, attitude है. Which are not professional. Observation. हम कहते हैं आप ऑब्जर्व करते हैं. हाजी मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता हूँ. आप देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, बिकॉज मैकेनिकली आप मूव कर रहे हैं. करेक्ट. एक चीज सर जो देखा जाता है which brings a kind of a conflict with this whole logic. प्रमोशंस के टाइम आते हैं, अप्रेजल्स होते हैं, तो एक बेल कर्व होता है. 3 things I realized. हाय एवरीवन, आज हमारे साथ संदीप गुप्ता सर हैं और हम उनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ही टॉक्स अबाउट लीडरशिप, ही टॉक्स अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल. तो जैसे काफ़ी लोगों की जर्नी रहती है कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब करना और उसमें ग्रो करना, लीडरशिप रोल पे जाना. बट एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या हमारा पोटेंशियल है, कुछ चीज़ों को जो हमें ध्यान रखना पड़ सकता है, वो हम आज सर से जानेंगे. He has a very diverse experience in this field and he trained topmost leaders also in the country. So let's hear from the sir himself. And sir, थोड़ी आप अपनी जर्नी के बारे में प्लीज बताइए. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया for inviting me to this podcast. And I am really enjoying the atmosphere, the energy, Aditya. Congratulations for starting this thing. Thank you, sir. My journey. जैसे usually होता है, life is never linear. उसमें उतराव चढ़ाव आते हैं, घुमाव आते हैं. मेरी जर्नी भी ऐसी रही है. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टाइम आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1979. और मैंने अपने आप से सवाल किया कि भाई तुम सीए बने क्यों. मुझे जवाब मिला कि आप बने हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए. और मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट शुरू कर दिया. उस समय मैं बॉम्बे में था. 82 में मैं दिल्ली आया. That was the time जब everything was centralized in Delhi. The license Raj का ज़माना था. And I became very popular. And I became very powerful in Bombay because I was representing Bombay in Delhi. आप यकीन नहीं करेंगे, उस ज़माने में 83-84 में my income was around 40,000, 35,000 per month. बड़ा huge पैसा था. But now fast forward. Comes 93 and I start losing business. And 10 साल तक मतलब मेरी दुर्गत हो गई. I was at the absolute bottom. I was a financial broke. I was a spiritual broke. I was an emotional broke. I was broke personified. एक स्टेज ऐसी आई जब मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने कहा सर बहुत हो गया, अब आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड. माय गुरु लुक्ड एट मी एंड सेड तुम्हारी मर्जी है. एंड दैट वाज अ बिग शॉक टू मी बिकॉज यूजुअली यू गो फॉर कंपैशन, यू गो फॉर सिंपैथी. ही सेड तुम्हारी मर्जी है, जाओ. एंड subsequently 3 things I realized. And what are those 3 things? Number 1, learn to align your purpose, thoughts and actions. अक्सर क्या होता है,
हम वी आर क्लियर ऑफ द पर्पस, बट हमारे थॉट्स वहां नहीं सपोर्ट करते हैं. पर्पस क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, एक्शन सपोर्ट नहीं करता है. So you need to align purpose, thoughts, and action. The second thing is a very important thing, which most of the people, they only talk intellectually, मगर उसको apply नहीं करते. What is that thing? Learn to look at the larger picture and join the dots. जिंदगी जो है अपनी, business भी for that matter, systems theory के हिसाब से चलता है. There's a cause and an effect, and every effect creates further ripples, further causes, further paths. And number 3, जिसको मैं मानता हूं कि which is the mother of the 2 principles, operate out of humility and compassion. Tell me one thing. आदित्य, कोई आपसे मिलता है और वो ह्यूमिलिटी नहीं दिखाता है, और दूसरा मिलता है ह्यूमिलिटी दिखाता है, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑफ कोर्स ह्यूमिलिटी वाले के. एक कंपैशन दिखाता है, दूसरा कंपैशन नहीं दिखाता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कंपैशन. You see, compassion and humility is that cement which creates a team, which creates bonding, which brings society together. So इन 3 principles को जब मैंने अप्लाई किया, my life changed. एक चीज सर आपने बोली कि लुक एट द लार्जर पिक्चर एंड जॉइन द डॉट्स. अगर कोई अपने करियर की लेट्स से स्टार्टिंग में है या फिर मिड करियर में है, तो उनको कैसे देखना चाहिए कि ठीक है अभी एक्चुअली स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में लोग सीख रहे होते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि अपने काम के अलावा, जैसे बोलते हैं कि मशीन का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अपना काम आना चाहिए, बट मशीन तभी चलेगी जब पूरा एक सिस्टम आपस में सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं. तो जो बिगर पिक्चर की बात कर रहे हैं आप, वो अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बिगर पिक्चर, या किस तरह से उसको देखना चाहिए? देखिए, लाइफ की तो बिगर पिक्चर देखनी है आपको. ऑर्गेनाइजेशन, जो नौकरी आप कर रहे हैं, वो भी तो जिंदगी का हिस्सा है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स पे हैं. एक आप हैं, दूसरा आपका डिपार्टमेंट या आपकी टीम है, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है. मोस्टली लोग बाग क्या गड़बड़ करते हैं और क्या गलती करते हैं, in my 40 years of experience, what I've seen is people only focus on themselves. They only focus on themselves. भाई, you are working in an organization. आपकी एक टीम है, ओके? टीम पे भी तो फोकस करो, टीम की भी तो डायनामिक्स होगी. You got to see तुम्हारी डायनामिक्स एंड टीम की डायनामिक्स मैच कर रही है नहीं कर रही है. Then this team is a part and parcel of the organization जो आपको चेक दे रही है. ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, डायनामिक्स हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं. अब ये देखो कि आपका और आपकी टीम का उनसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. A lot of people are very happy कि मेरे बॉस ने कह दिया very good, I'm very good. But the question is, if the boss is misaligned with the organization values, so despite you being full of eagerness to do well, because of the boss and your blindedness, you don't get that position which you want. When I say position, I don't mean only the position in terms of control. I also mean the status. I also mean the acceptance. So मेरा suggestion एक ही है to all youngsters. Number 1, dive deep into yourself. Understand तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हो, तुम्हारा पर्पस क्या है. नंबर 2, तुम्हारी डायनामिक्स क्या है. नंबर 3, तुम्हारी टीम की डायनामिक्स क्या है. नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस क्या है. Then look at why do you think and behave the way you do. एक बार तुम्हें वो समझ में आ जाएगा and you accept कि yes, मेरे से ये गलती होती है, इस ट्रिगर की वजह से मैं इस तरह बिहेव करता हूं, which is not aligning with the team dynamics or the organizational dynamics. Only then you are in a position to take
a transformative step. Change. सर जैसे आपने वैल्यूज़ की बात की, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और टीम डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स, कैन यू गिव एन एग्जांपल जिससे समझ में आए कि अगर हम डिटेल में समझें इस चीज़ को, तो एक अगर प्रैक्टिकल कोई आप एग्जांपल दें कि किसी पर्सन का क्या वैल्यूज़ हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलाइन हो सकता है? आपके प्रश्न में दो क्वेश्चंस हैं. एक स्टेटमेंट था विच इज ऑल्सो अ क्वेश्चन एंड द सेकंड इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चन. आपने कहा है इंडिया के अंदर द न्यूबीज डू नॉट गेट अ चांस टू चूज द ऑर्गेनाइजेशन. Yes, I do agree. But this is a phenomenon across the world. दुनिया में किसी को भी न्यूबी को unless वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, चांस नहीं मिलता है. The question is, you have to make the best of it. I do agree कि you might be in a situation जहां पर आपकी values and organizational values clash कर रही हैं. To give you an example, you believe in total ethicalness, transparency. And आपकी organization, there are a lot of organizations, अरे चलता है, attitude है. अरे क्या फर्क पड़ता है, attitude है. Which are not professional. Clash होता है. So the point is, don't focus on the clash at that point of time. Learn whatever you need to learn, excel in that, and look for more opportunities. Don't be scared. A lot of people don't change their job despite wanting to change the job because उनको कहीं डर लगता है. So कुछ ऐसे आप यू वर्क विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स, हायर मैनेजमेंट पीपल, तो आप कुछ ऐसे लीडर्स का एग्जांपल देंगे जिसमें कि कुछ क्वालिटीज आपने देखी हैं दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन? Okay, I was a part of a company also for a number of years. I can take this gentleman's name. दो मैं अपने clients के नाम नहीं लेता हूँ. Swapan Bhattacharya. Swapan met with an accident. And he was paralyzed, waist below. Despite being on a wheelchair, he set up the company beautifully, which is TCG Life Sciences. It's an international organization. He was on every forum without being ashamed of himself or his जो challenge था उसका, without bothering about that. He would be on the international stages, speaking, meeting people, ready to fly. So resilience, to bounce back. Swapan Bhattacharya is an epitome of resilience. Number two, self-confidence. Swapan Bhattacharya, despite being on a wheelchair, is everywhere. उससे कहो कि PM से मीटिंग है, he'll be there. I used to tell him, Swapan, ऐसी बात हुई, कहता यार, you just go and organize a meeting, I'll fly in tomorrow. So this was something remarkable of the gentleman. He was never scared to take on anyone. And I think there are very few like him in the world, sitting on a wheelchair and establishing a company of hundreds of crores. सर लीडरशिप जैसे बोलते हैं कि लीडरशिप अगर जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है वो धीरे धीरे परकोलेट होती रहती है द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में. जैसा हमारा मैनेजर होता है, जैसा सीनियर मैनेजर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड है प्लस जो वैल्यूज हैं वो सब नीचे के लोगों पे चला जाता है. तो इस सेंस में किसी को जैसे जूनियर लेवल पर है, मिड लेवल पर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करना है और आई थिंक वैल्यूएबल काम करना चाह रहे हैं, तो उसको अपने आप को कैसे डेवलप करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ तो करे वो, बट मे बी अगर उसे लीडरशिप की तरह ग्रो करना है विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स ऑफ द वैल्यूज जो आती हैं ऊपर से, कैसे वो अपने आप को हाईलाइट कर सकता है? आदित्य, मेरे ख्याल से आपके पिछले सवाल में उससे पहले वाले सवाल में मैंने इस चीज का इंडिकेशन दिया था. देखिए, एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स. I would suggest please be away from office politics. Do your work
intelligently and smartly. Learn, and look for an exit ASAP. If itna clash hai. I met a gentleman, a senior leader. He said, I'll join Group A. I said, यार Group A join करोगे आप? ठीक है, हिंदुस्तान के बड़े ग्रुप्स में से है, बट सुना है वो तो बड़ी बदतमीजी से बात करता है उनका चेयरमैन. अब इस शख्स का जो जवाब था was taken aback. He says, जब तक मेरे पास चेक आ रहा है 4 गाली भी दे लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा. You see, so it all depends on the individual. And culture की जहां तक आपने बात करी, let's take the case of Satyam. A brilliant organization, growing organization, corruption, mental corruption seeped into the management at one point of time. And you know what happened to Satyam? Yeah. It was sold and taken over by Mahindras. Same set of people, same assets, same technology, same intelligence. महिंद्रा कहां से कहां ले गए उसको. कुछ भी चेंज नहीं हुआ सत्यम में, सिर्फ कल्चर चेंज हुई. सो मेरे हिसाब से जैसे एक मनुष्य में एक सोल होती है, एक माइंड होता है और एक बॉडी होती है, कल्चर जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस. अच्छी कल्चर आपको 10x प्रॉफिटेबिलिटी देती है, खराब कल्चर 10x आपकी जेब भरती है. जो आप जेब भरती है, ठीक है, आप एट अ पर्सनल लेवल खुश हो सकते हो, बट एट अ सोशल लेवल, लार्जर लेवल, आपकी ग्रोथ स्टेम हो जाती है. एंड अल्टीमेटली यू आर टेकन टू टास्क बाय लॉ और बाय सोसाइटी. एंड अदरवाइज if you use your human potential to connect with people, to bring compassion in your business, sky is the limit. And let me share one thing very interesting with you. एक यूएस में प्रोफेसर हैं, उनका नाम है राज सिसोदिया. उन्होंने एक रिसर्च करी. What was that research? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लव और कंपैशन को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करती हैं. They evolve their strategy around love and compassion. सारी दुनिया में से उन्होंने 60 ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स चूज किए. कुछ यूएस के, कुछ बाहर के. हिंदुस्तान से 2 ग्रुप्स गए. Okay. टाटास एंड महिंद्रास. Okay. एंड जो इनकी फाइनेंशियल एनालिसिस थी, you'll be surprised. These 60 companies outpaced S&P 500 average by 3x to 15x over a period of 5 to 15 years. Okay. Now you talk to anyone कि love, compassion, human values, they'll say business का part नहीं है. But there is 1000 empirical data which shows कि this is a very important business tool, business development tool. और ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल कंपैशन की बात हो रही है या फिर हाउ दे ट्रीट देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एवरीबॉडी डाउन द रोड? Overall, it's a strategy. Their strategies, their policies, their SOPs are such. अगर उनके सप्लायर को भी परेशानी है, they stand up for the supplier. एम्प्लॉयज के लिए तो यही है. बट दैट डज नॉट मीन कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ लेती हैं, वैसा प्यार वो करते हैं. नो, दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव, विच इज बेसिकली व्हाट? म्यूचुअलिटी, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, कंपैशन. वो अप्लाई करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज में. एंड इन माय प्रैक्टिस I have seen organizations transforming, growing, the moment they have got compassion in their attitude within the organization. And obviously जब strategy का part बनता है तो जितने stakeholders हैं सभी उससे impact होते हैं. और सर आपके व्यूज में ऐसा होता क्यों है? क्या इसका रीजन ये है कि कंपैशन से एम्प्लॉयज अपना आउटपुट बेटर देने लगते हैं या फिर वो ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं
रिजल्ट्स पे, तो ये कंपैशन अगर एम्प्लॉय को मिले तो इसका रीज़न क्या है कि कंपनी ज़्यादा आउटग्रो करती है? और ये मेरा क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि एमएनसीज़ है तो कल्चर थोड़ा बेटर होगा। अगर इंडियन कंपनीज़ हैं तो वहाँ पर दे ट्रीट एम्प्लॉइज़ लाइक लेबर, कि रात को जागना है, लेट तक काम करना है एंड कॉम्पेंसेशन लिमिटेड होता है, ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता है कई जगह। और एटलीस्ट जिस तरह से बात करता है मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्या चेंज आता है कंपैशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि आउटपुट्स प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है? आदित्य, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ मिथ दैट द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट प्रोफेशनल। वो अपने एम्प्लॉयज को लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। नो, इट इज नॉट दिस। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूर हैं, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ कि प्रोफेशनल एमएनसी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका the culture would be much better. This is also a myth. In fact, the Indian organizations have got a better culture. They give you a chance. यूएस पे तो खट पिंक स्लिप पकड़ा देते हैं. Now, coming to the core of your question, right? The culture dynamics. What is a business or what is an organization? Okay. You see, business, the way I define it, is a socio-economic relationship between three sets of people. Number one, people who establish the business. Number two, who work for the business. And number three, who consume the products and services. जैसे अपना शरीर है, सोल, माइंड, बॉडी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के सोल, माइंड, बॉडी है. ओके. It's a relationship between people who are helping each other to help themselves. Fair enough? Yeah. Now, since it's a relationship, so whatever applies to human beings also applies to businesses. Because once they go into the office or the organization, they don't cease to be human beings, they're still human beings. Number two, the organization you're talking of, let's say ABC Limited. ABC Limited cheese kya hai? It's only a paper tiger. It is you and I who breathe in life into it. And if it's you and I, we are human beings. And we got to work together to breathe in life. And what binds us together is compassion, love, mutuality, peace. So the same things apply over there. क्योंकि आप खुद सोचिए, आपकी 5 जनों की टीम है, उसमें अगर फ्रिक्शन है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी? और उसके अंदर भाईचारा है, म्यूचुअलिटी है, कंपैशन है, एक दूसरे के लिए खड़े होने का मादा है. तो अगर मैं बीमार भी होऊंगा, यू विल स्टैंड अप फॉर मी एंड विल नॉट एंड टेक अप माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इट्स अ सिंपल लॉजिक. एक चीज सर जो देखा जाता है विच ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट टू दिस होल लॉजिक, कि हम बोलते हैं कि जब प्रमोशंस के टाइम आते हैं, अप्रेजल्स होता है, तो एक बेल कर्व होता है. तो बेल कर्व के हिसाब से कुछ लोगों को टॉप रेटिंग मिलती है, कुछ लोगों को मिड रेटिंग मिलती है, कुछ को नीचे भी बिलो एक्सपेक्टेशंस दिया देना जरूरी है काइंड ऑफ. अगर हम लव, कंपैशन और लेट्स से एक अच्छी बॉन्डिंग की बात करें टीम में, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को जब देखा जाता है तो वो ये सब चीज़ें हैम्पर करती हैं. एम्प्लॉय में जो फ्रिक्शन आता है या फिर जो टीम डायनामिक्स खराब होते हैं, वो अप्रेजल्स में काफ़ी खराब होते हैं. एक जने का लेट्स से सिमिलर वर्किंग है, किसी ने किसी की हेल्प भी की, बट एक जने का प्रमोशन हो गया, एक का नहीं हुआ. तो इस केस में कैसे टीम के डायनामिक्स मेंटेन किए जाएं? ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं. टू गिव यू एन एग्जांपल, घर में 4 बच्चे हैं, एक शैतान है.
एक बड़ा सीधा है, अटेंशन डिफरेंट होती है, जो शैतान है, जिसमें कुछ टेंडेंसीज हैं बिगड़ने की, यू आर स्ट्रिक्टर विद दैट पर्सन. Similarly, in office, love is treating everyone equally. Love is treating everyone equally. As a leader, I'm treating all my people equally. But उनकी जो responsibility है, that is to discharge their duties for which they have been hired. As a leader, I'm influencing them, motivating them, inspiring them. मैं सब काम कर रहा हूँ. I'm showing the torch, I'm showing the path. But it is their job to perform. मैं सिंगल यार्ड स्टिक से सबकी परफॉर्मेंस देखता हूं. जिसने अच्छा किया उसको ज्यादा नंबर देता हूं, जिसने कम किया उसको कम नंबर देता हूं. हाँ, यू सी, दिस इज इट. तो कोई फ्रिक्शन नहीं आता. फ्रिक्शन तब आता है जब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं. यू सी, मैं स्ट्रिक्चर्स पास करता हूं. So there's a method to give a feedback. There's a method to give a feedback. There's a method to discuss. Tell the person. अगर मैं सामने वाले से ये कहता हूँ कि भाई तुमने काम नहीं किया, I'm putting that person in a defensive position. और अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें तो इतना करना था, तुमने इतना किया, that's very good. तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? Asking for help. I would have helped you out. Person is not going defensive. He's appreciating. So a lot depends how the leader communicates or the HR communicates down the line. Okay. एक ट्रेंड मैंने ये भी देखा है फोर्स फिट का. आपकी टीम में 10 लोग हैं, 3 को ये कर दीजिए, 4 को ये कर दीजिए, 2 को ये कर दीजिए. हाँ, वहां प्रॉब्लम आती है, वो कंपनीज रियलाइज भी करती हैं एंड उसका कोई चारा नहीं है. फिर वही होता है, एक डिससेटिस्फैक्शन लेवल जब बढ़ जाता है, भैया लुक फॉर समथिंग एल्स. और वहां पर नेगोशिएशन भी बहुत होता है. आई एम अ गुड वर्कर, आई विल से मैं छोड़ रहा हूं. देन द एचआर विल रन आफ्टर मी, मत छोड़ो, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस. और सर इसमें थोड़ा सा फर्क आता है टॉप लीडरशिप का और एक मिड मैनेजमेंट का. तो जो मिड मैनेजमेंट लेवल पर है वो कैसे ये कोशिश कर सकता है. आई थिंक जो ऑफिस पॉलिटिक्स की भी हमने डिस्कशन किया, वो कहीं ना कहीं मिड मैनेजमेंट से ज्यादा आता है कंपेयर टू लीडरशिप. तो मिड मैनेजमेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज में ये सिग्नल भी जाए कि पॉलिटिक्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये भी एफर्ट्स डाले जाएं कि पॉलिटिक्स डेवलप भी नहीं होनी चाहिए टीम विद इन टीम्स. अभी आपने जो ये सवाल पूछा मेरे से, आपने कहा लीडरशिप. They are a leader looking after the entire company. Below them is the mid managers or mid level. They are leaders looking for people down. And जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, they are also leaders, right? Looking below or horizontal or vertical. अब रहा सवाल, प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन माइंड के अंदर आई मी माई इतना बसा हुआ है. जो मिड लेवल मैनेजर है वो मेरे से कोई कुछ ना कहे, मैं अपने बॉसेस की अच्छी किताबों में रहूं. ठीक है, आई नीड टू प्लीज एवरीवन. ऐसे लोग ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं. इफ द पर्सन इज रैशनल, इफ द पर्सन इज ओपन, ट्रांसपेरेंट, वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. सो इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ. Or I'll say, largely it's a question, how do you manage yourself? And that is where human potential comes in. I think that's a very fair point कि ट्रांसपेरेंसी एक तो ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेकर हो या फिर जो यार्ड स्टिक्स हैं जो आपने बोला, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये एक्सपेक्टेशन के साथ साथ यही तुम्हारे ग्रोथ पैरामीटर्स भी हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे और ये एम्प्लॉय के दिमाग में ये चीज़ ना आए कि फेयर नहीं हो रहा है. जब वो कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा तो कहीं ना कहीं ईजी रहेगा. एक सर आप बात करते हैं लीडरशिप प्रेजेंस की, तो उस पर आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि आजकल काफ़ी स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं, इंडियन एम्प्लॉयज अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप्स कर रहे हैं. तो एक लीडरशिप का कहीं ना कहीं उनको चांस मिलता है अर्ली एज में भी.
क्या लीडरशिप प्रेजेंस होता क्या है एंड हाउ कैन दे लेवरेज इट? आपने अभी लीडरशिप प्रेजेंस की बात करी। यू सी, लीडर का रोल क्या है? टू इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट। जैसे जनरल पावल कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट इन स्ट्रैटेजीज और प्लान्स, लीडरशिप इज इन पीपल मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर द वंस who are going to deliver results for you, जिसका क्रेडिट आपको मिलेगा। स्टीव जॉब्स कहता है, leadership is all about making people believe that they can do which they believed they could not do। अब ये बिलीफ सिस्टम कि आप कर सकते हैं कब आएगा? जब आपका करिश्मा ऐसा होगा कि the person in front of you recognizes you as a leader. So leadership presence is all about that charisma which enables you to connect with the person in front of you so that he or she is influenced, inspired and motivated. Unfortunately, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप गूगल करें लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसमें 20 आ जाएंगी। ठीक है, वो अधिकतर फंक्शनल है। Now the question is, why would anyone be inspired by you? Because respect is needed, compassion is needed. You got to communicate कि ये शख्स मेरी मदद करेगा, मेरे को हेल्प करेगा। So leadership presence is all about managing yourself in a way that you can inspire, influence and motivate। और सर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मे बी 1-to-1 कनेक्ट नहीं कर सकते हैं लीडर्स, तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि जो आपने क्वालिटीज बताई, लेट्स से इंस्पायर पीपल, कनेक्ट विद देम, गिव देम टाइम, ये सब चीजें हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है टू डू इट विद ऑल द पीपल? You see, you said that the culture rules from the top, right? If the board, the top management practices these values, they'll automatically percolate down। There could be some dark horses, हो सकते हैं बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो इनको नहीं माने, अपनी चलाएं, but it usually percolates down। Number 2, अगर ऊपर से नहीं आ रहा है तब भी you can practice that, because once you practice you stand out, and once you stand out there are other people who would be more than happy to hire you। It's a competitive world। वो पहले जमाने में होता था, एक नौकरी कर ली और ये समझा कि शादी हो गई हमारी और जिंदगी निकाल दी। अब तो the movement is so fast। So the way I look at it, it need not come from the top। You should be conscious of it। You should be conscious of your team, of your own growth। और फिर अगर हम लीडरशिप की ही बात करें फॉर लीडर्स, अगर उनको वी आल्सो टॉक अबाउट अलाइनमेंट ऑफ इंटरनल वर्ड एंड एक्सटर्नल वर्ड, तो व्हाट इज दैट कि होता क्या है इंटरनल वर्ड अगर कोई देखा जाए? बिकॉज द रीजन आई एम आस्किंग यू इज कि एक पर्सन को 100% एफिशिएंसी से काम करने के लिए प्लस हैप्पीली काम करने के लिए कुछ चीज़ें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इंटरनल वर्ड अलाइनमेंट और एक्सटर्नल वर्ड अलाइनमेंट ये क्या सिग्निफाई करता है? Okay, this is the core of human existence which has been ignored for a long time। देखिए, हम सब लोग दो दुनियाओं में साइमल्टेनियसली जीते हैं। एक इंटरनल वर्ल्ड जो हमारे सपनों की है, वैल्यूज की है, ठीक है, हमारे एस्पिरेशंस की है, ड्रीम्स की है, म्यूचुअलिटी की है, लव की है, वो हमारे अंदर है, इनविजिबल। दूसरी बाहर की दुनिया वो है एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसमें हम पैदा होते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं और चीजें मैनिफेस्ट करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मगर फिर भी जुड़ी हुई हैं। Now, what is that one thing which joins them? It is your attention। And internal world drives your external world। Let me ask you a simple question, Aditya। आपको जब गुस्सा आता है और आप बरसते हैं, पहले अंदर हलचल होती है या पहले बरसते हैं फिर अंदर हलचल होती है?
पहले अंदर होती है नोज इरिटेशन, फिर बाहर। फिर वो बाहर निकलता है, मतलब पहले अंदर चेंजेस आए, फिर वो मैनिफेस्ट किया बाहर। आपको जब बड़ा प्यार आता है किसी पे, पहले अंदर हलचल होती है या चेंजेस होते हैं, या सीधा आप इजहार कर देते हैं प्यार का? इंटरनल थॉट प्रोसेस। इंटरनल, योर फीलिंग्स आर इंटरनल। सो दिस क्लियरली शोज पहले इंटरनल होता है, फिर एक्सटर्नल मैनिफेस्ट करता है। करेक्ट? राइट। अब हमारा फोकस एक्सटर्नल पे इतना ज्यादा है कि हम इंटरनल को भूल जाते हैं। तो जो चीज हमारा बिहेवियर ड्राइव कर रही है, अगर हम उस पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो जिंदगी ने मुझे सिखाया, और जिसको मैं AOPA कहता हूं। A स्टैंड्स फॉर अटेंशन मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा, दोनों दुनियाओं को क्या जोड़ता है? अटेंशन है। साइंस के हिसाब से 50% टाइम हमारी अटेंशन हमारी बॉडी में नहीं रहती, बाहर रहती है। आपके संग भी होता होगा, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एकदम से कुछ ख्याल आ गया, बच्चे का, वाइफ का, कॉलेज के दिन याद आ गए, बोर्ड रूम में बैठे हैं, ऑल ऑफ अ सडन याद आ गया गोल्फ खेलने जाना है। अटेंशन हमारी अपने अंदर नहीं रहती है। और आप मीटिंग में बैठे हैं और आप देखते होंगे, कई बार महसूस होता होगा कि आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला फोकस नहीं कर रहा आप पे, उसकी अटेंशन कहीं और है। फिर वो कहेगा या कहेगी, हाँ, व्हाट वर यू सेइंग, व्हाट वर यू सेइंग, सॉरी आई मिस्ड आउट। करेक्ट? So first is learn to manage your attention. When you manage your attention, what happens? You see better, you observe better, you hear better, and you are present. You are present where you should be at that point of time. Number 2, observation. हम कहते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता हूं। आप देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, बिकॉज मैकेनिकली आप मूव कर रहे हैं। करेक्ट? तो बट ओवर हियर ऑब्जर्वेशन को मैं डिफरेंट डायमेंशन में ले जाता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा, हलचल कहाँ होती है? आपने कहा अंदर। सो हर चीज जो बाहर होती है उसका हलचल अंदर होती है हमारे। सो ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू इन अ गिवन सर्कमस्टेंस। ओके? और थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, इसका मतलब मुझे डर लगने वाला है। मेरे हाथ को मैं मुट्ठियां टाइट हो रही हैं, मतलब मुझे गुस्सा आने वाला है। सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है? सो नाउ यू गेट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, और उसका मैनिफेस्टेशन बाहर क्या होगा। तीसरा इज पॉज। जो अंदर हलचल होती है और जो बाहर मैनिफेस्टेशन होता है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। There's a small gap. Pause is identifying that gap. Now let me give you some neuroscience, simple neuroscience. Any stimulus जो बाहर से आती है, हमारे ब्रेन के 2 हिस्सों में जाती है। One is the emotional brain, one is the prefrontal cortex, that is the rational brain. Emotional brain को जल्दी पहुंचती है, prefrontal cortex को बाद में पहुंचती है। वो pause का डिफरेंस है। Emotional brain is hardwired to keep us safe and pain-free. तो कोई स्टिमुलस आया, वो मेमोरी में जाता है, और उसने कहा, अरे लास्ट टाइम ये हुआ था, मुझे पेन हुआ था या अच्छा लगा था। तो उसके 3 रिएक्शंस होते हैं बस, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। और वो इंस्ट्रक्शंस दे देता है, आप रिएक्ट कर जाते हैं, and then you say, अरे मैं क्यों रिएक्ट कर गया? I never thought this way. I did not mean to say this thing. अक्सर होता है। अगर आप उस पॉज पे उंगली रख देते हैं, तो इमोशनल ब्रेन के डिसीजन जो उसने बॉडी को दिया, वो हाईजैक हो जाता है। आप उसको हाईजैक कर लेते हैं। The stimulus reaches the rational brain. And when it reaches the rational brain, your reaction is also considered and rational. So you end up avoiding a lot of stuff, which is painful and damaging. And the mother of all the 3 is what? Acceptance.
like I said, our brain is hardwired to keep us safe and pain-free. Now let us say आपने एग्जाम दिया, ABCD किसी ने एग्जाम दिया, एग्जाम में वो फेल हो गया. फेलियर की न्यूज से पेन होगा नहीं होगा? तो उसको पेन हो रहा है. अब आपने कभी रिजल्ट क्या हुआ, यार इस साल तो नहीं हुआ बट अगले साल हो जाएगा. इस साल हुआ क्या था, वो सुबह मदर की तबीयत खराब हो गई थी, तो आई वॉज नॉट इन माई राइट फ्रेम ऑफ माइंड. सो इस बंदे ने क्या किया या इस लड़की ने क्या किया, जो मुद्दा था कि मैं फेल हो गई, उससे अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दी एक्सक्यूज पे. सो दैट एक्सक्यूज बिकम्स द मेन पॉइंट, एंड जो मेन मुद्दा था मैं फेल हो गई गोज इन द बैकग्राउंड. करेक्ट. सो शी और ही डज नॉट फाइंड अ सोल्यूशन. सो मेरा कहना है एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज, without any riders, without any explanations, without anything, because what is and what is not. And जब मैं accept करता हूं कि मैं fail हो गया, then how does my brain work? The brain says, क्यों fail हो गया? Then I realize, जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी थी मैंने मेहनत नहीं करी. मैंने क्यों मेहनत नहीं करी? Then I realize, यार मैं टीवी देखता रह गया. मैं टीवी क्यों देखता रह गया? Because I was competing with ABCD, and उससे ये शर्त लगी थी कि भाई उस सीरियल में क्या होगा. You see, what I'm trying to say is, you do the root cause analysis, and you get to the bottom. When you get to the bottom, to avoid pain, you start studying, you start focusing. आपने सर जैसे अटेंशन पे बात की, ऑब्जर्वेशन पे बात की, पॉज पे बात की स्पेसिफिकली, और एक्सेप्टेंस पे बात की. ये सब चीज़ें माइंडफुल होकर फॉलो करना अपनी लाइफ में, आई थिंक देयर इज वन थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इट, द सेकंड पार्ट इज अप्लाइंग इट इनटू आवर ओन लाइफ. एप्लीकेशन पार्ट है. तो अप्लाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? It's a very simple thing. Number one is intention. If you don't have an intention, nothing will happen. Correct? पहले intention अपनी करिए, फिर आप there are tools and techniques. I think आज तो टाइम नहीं होगा, so I'm not sharing that. But okay, focus breathing करिए, mind control करिए. You see, initially ये दिक्कत वाला होता है. But if you start doing it, science established कि focus on breath, breathing से 4 दिन के अंदर आपके अंदर changes होने लगते हैं, neuroplasticity होने लगती है. और जब neuroplasticity होती है, then automatically it becomes a habit. And once it becomes a habit, there's no effort at all. And ये भी बात सही है भाई, there's no gain without pain. So वो pain तो आपको लेना ही पड़ेगा. ठीक है? But yes, इनिशियली लगता है, बट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं लगता. इट बिकम्स योर हैबिट. एंड वन थिंग मोर, पॉज. कई लोगों ने मुझसे कहा है कि साहब पॉज कर देंगे तो हमारी स्पीड कम नहीं हो जाएगी, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग. बाहर की दुनिया में स्पीड लाने के लिए अंदर की दुनिया की स्पीड कम करनी पड़ती है. अगर आप जॉग कर रहे हैं और आप कहेंगे भाई मैं 15 मिनट तक जॉग करूंगा, एंड आई से आदित्य यार 10 मिनट में मेरे को ये चीज सोच के बताओ, क्या जॉग करते हुए सोच पाओगे? राइट? तो आपने बाहर की स्पीड कम करी, अंदर की स्पीड बढ़ा दी. ओके, अगर आपको कहीं भाग के जाना है, अंदर की स्पीड कम करोगे और भागोगे. So this on the speed front, both the worlds are inversely proportional, are inversely connected. Now let me share one thing more with you.
all of us have got a window of tolerance. Window of tolerance का क्या मतलब है? You know that all of us behave differently to the same situation. हमारे reactions different होंगे. Window of tolerance वो window है जब तक हमारी brain waves दोनों north and south के बीच में रहती हैं. We are calm, we are functioning at our optimal best. जब वो north निकल जाती हैं तो हमें गुस्सा आता है, एजिटेट हो जाते हैं. और जब वो साउथ निकल जाती हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, राइट, लेजी हो जाते हैं. ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई AOPA, ये विंडो ऑफ टॉलरेंस भी एक्सपैंड कर देती है. और उससे फायदा क्या होता है? जिस चीज से पहले मुझे गुस्सा आया, अब वो चीज होगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा. आई बिकम मोर टॉलरेंट. एंड इफ यू बिकम मोर टॉलरेंट, इफ यू बिकम मोर एक्सेप्टिंग, वोंट योर रिलेशनशिप्स इंप्रूव? इट्स नॉट दिस कि घर की रिलेशनशिप्स इंप्रूव करेंगी, दफ्तर की नहीं करेंगी. अरे आदत पड़ गई एक्सेप्ट करने की, ऑफिस में भी एक्सेप्ट करोगे तो टीम के अंदर भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करेंगी, कोलिग्स के संग भी करेंगी, बॉसेस के संग भी करेंगी. So it has a wide positive impact. सर ये देखा ही जाता है कि जो अच्छे लीडर्स हैं या बड़ी पोजीशन पर लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, दे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड और अफेक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स की बहुत सारी चीज़ों से. दे आर काम पीपल. सो आई थिंक ये लीडरशिप में भी काफ़ी हेल्प करता है. जो आपने प्रिंसिपल बताया अपने आप को कंट्रोल रखने में, और आई थिंक एक एफिशिएंसी भी बढ़ाता है चीज़ों को सही डिसीजन मेकिंग देने के लिए और चीज़ों को हैंडल करने के लिए. So that's I think very valued for the leadership also. It is well, leaders are people like you and I. Everyone is a leader. I don't say कि I don't box them. Only the context might be different. Okay, the scope might be different. Everyone is a leader. This is something for every human being. Because leaders are also as human as we are. अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं. आपने माइंडफुलनेस की बात करी थी एक स्टेज पे. माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस हमारी इंडियन एंशिएंट विजडम में हजारों सालों से है. You see, everyone is talking about meditation today. एक बज़वर्ड बन गया है. बट मेरा क्वेश्चन एक है, do people really understand what meditation is? As per the Indian ancient wisdom, meditation is a process. It's not a goal, it's not an object, it's a process. And what are the stages of the process? Intention, number 1. Number 2, being present, mindful. जब आप mindful होते हो, आपका फोकस डेवलप होता है. जब फोकस डेवलप होता है, आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है. और जब कंसंट्रेशन डेवलप होता है, आप उस चीज में इतने रम जाते हो, इतने एब्जॉर्ब हो जाते हो, यू ऑटोमेटिकली गिव योर बेस्ट. व्हाट इज द रीजन कि एक डांसर स्टेज पे 3 घंटे नॉन स्टॉप नाचती है, एंड देन शी सेज, मजा आ गया, आज थकी हुई है, मजा आ गया, बिकॉज शी वॉज सो एब्जॉर्ब्ड. यही चीज हम अपनी पर्सनल लाइफ में ले आए, प्रोफेशनल लाइफ में ले आए, जो भी हम काम करते हैं उसमें ले आए. यू विल फाइंड कि हमारी ग्रजेस बहुत कम हो जाएंगी, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी. Because then you will be meditating in every time. It's not this कि सुबह आधा घंटा बैठना है जी मेडिटेशन में. That is बैठना है to collect your energy, to collect your attention, focus, concentration, develop करने के लिए. मैं अपने अंदर ये चेंज देखता हूँ. I see that change in myself. जो चीजें पहले याद नहीं रहती थी, अब हल्की सी निगाह डाल के याद हो जाती है. सर आपने ये कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की डेली लाइफ में? भाई डेली लाइफ में देखो, आई वाज बोर्न इन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट.
ठीक है, तो मैं तो अपने मत का मेडिटेशन करता हूँ। मैं कोई भी मेडिटेशन रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ हजारों मेडिटेशन हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आप निकलिए, टेस्ट करिए, एक्सपीरियंस करिए, जो आपको सूट करे वो करिए। बट ये चीज याद रखिए कि इंटेंशन, बीइंग प्रेजेंट, दैट इज माइंडफुल, फोकस, कंसंट्रेशन एंड बीइंग एब्सॉर्ब्ड, इस प्रोसेस को मत छोड़ो बस। सर आई थिंक यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेम थिंग कि मेडिटेशन तो वेस्टर्न वर्ड है एक जो है, बट इंडियन साइंस उसमें इतनी इवॉल्व है कि उन्होंने स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन भी डिस्कवर कर रखे हैं। जैसे अगर हम देखें तो मेडिटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अलग अलग लेवल्स हैं, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज। इन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस करके हम लोग काम करते आए हैं। थोड़ा सा आई थिंक लॉस्ट आर्ट हो गया है ये, बट इट्स कमिंग बैक थ्रू डिस्कशंस लाइक दिस। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू रियली हेल्प द सोसाइटी टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। एक सर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है कि कुछ कुछ कैपेबिलिटी गैप्स होते हैं। किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है इंडिया में, और कुछ अलग में भी लोगों को अचीव करना है, बट उसके लिए स्किल्स थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इस केस में अगर हम टॉप लीडर्स की बात करें, तो वो जो बॉक्स्ड फीलिंग है या फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैक ऑफ समथिंग, तो वो डेवलप करने के लिए किन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है कि वो अपना फुल लीडरशिप रोल में डेवलप कर पाए? देखिए, लीडरशिप आज की तारीख में अगर आप इंडस्ट्री में देखें, कुछ तो समय की वजह से, सीनियरिटी की वजह से उस चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, और कुछ वाकई में अपनी काबिलियत की वजह से बैठे हैं। दोनों टाइप के लोग हैं। जो अपनी सीनियरिटी की वजह से बैठे हैं, द क्वेश्चन इज क्या उनमें वो इंटेंशन है टू डेवलप और नॉट टू डेवलप। लेट्स अज्यूम वो इंटेंशन है एंड एवरीवन वांट्स टू डेवलप, भले ही वो टॉप पे हैं, मिडिल में हैं या जूनियर हैं, कहीं भी हो। The second question comes, are they looking for a change or a transformation? चेंज ऊपरी होता है, थोड़े समय बाद वो रिवर्स हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। So let's focus on permanent change. I mean permanent transformation. Now, the starting point is knowing yourself deeply. What are my triggers? Why मैं क्यों इस तरह से बिहेव करता हूं, मैं क्यों इस तरह से रिएक्ट करता हूं, क्या मेरे ट्रिगर्स हैं, ठीक। आफ्टर दैट माइंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सो दैट यू लेट गो ऑफ दोज ट्रिगर्स। आप एक स्टेज तक आ गए, अब एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑपरेट करने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए। से एआई है आज की तारीख में, कल तक आप बड़े क्लोज थे, यू डिड नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, आज यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो फिर आपको वो कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको पीयर ग्रुप लर्निंग करनी पड़ेगी। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कोई, मैं ये कहूं कि कोई सोच सोच के बोल दे कि भाई मैं, एक मैनिफेस्टेशन का चल रहा है आजकल, वो मैं मैनिफेस्ट करूंगा। अरे मेरे भाई, मैनिफेस्ट तो तब होगा जब तुम्हें पाथ एंड प्रोसेस मालूम होगा। घोगिया पाशा का पिटारा थोड़ी है कि उसने खोल दिया, तुमने हाथ डाला, निकाला, चीज वो मैनिफेस्ट कर गई। नो, द थिंग इज यस, आप जितना, क्योंकि आपका माइंड और ब्रेन रियलिटी एंड इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश नहीं करता, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश। सो अचीविंग एंड रिजॉइसिंग एंड इमेजिनिंग एंड रिजॉइसिंग, उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे वही है। बट एक्सटर्नल वर्ल्ड में यू हैव वॉक्ड द पाथ, इमेजिनरी दुनिया में भी तो फिर तुम वो पाथ वॉक करो, डिसाइफर करो, तब चीजें आएंगी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए टूल्स हैं, इंटरनल के लिए टूल्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात यह है इंटेंशन।
और मैं तुम्हें एक आदित्य एक छोटा सा रियल लाइफ केस शेयर कर लेता हूँ. New Resource Bank in California. Vincent is appointed as the CEO. Vincent is known for turning around loss-giving organizations. And bank loss में था. And 2 साल में उसने turn around कर दिया. Employee engagement and satisfaction survey हुआ. And बड़ा disgruntled employees दिखे. So people said, भाई क्या? They said, because of Vincent. Vincent बोला नहीं, not because of me. क्योंकि मैंने रूल बुक से प्ले किया, टर्न अराउंड किया, लोगों को रब किया, इसलिए ये सब कुछ है. कोई बात नहीं, टाइम इज अ बिग हीलर. मैं टर्न अराउंड करूं. नेक्स्ट ईयर जब तुम करोगे ना, यू विल फाइंड एवरीवन इज प्रेजिंग मी. नेक्स्ट ईयर फिर वो, एंड नेक्स्ट ईयर एवरीवन सेड इट्स विंसेंट. Okay. So Vincent was very angry to start with, but then he introspected. And he said, देखो, मैंने human emotions, human considerations और human values को financial gains के लिए ताक पे रख दिया. And he started practicing all these things. Right? He changed, he transformed. Because he realized कि उसने कहाँ गलती करी. And then he thought of a process and a way जिससे वो गलती रिपीट ना हो. क्योंकि इंटरनल से स्टार्ट किया तो उसकी हैबिट में आ गई. And within 2 years, Vincent was the hero of everyone. And the bank had high-performing teams, focused strategies, and it was a joy for the clients to bank with the bank. थैंक्स अ लॉट सर, रियली इंस्पायरिंग. और आई थिंक बहुत कुछ सीखा हमने सेशन से आज. बट हम और भी सेशन आपके साथ बात करना चाहेंगे आगे. काफ़ी सारी चीज़ों में और हमें डीप डाइव करना है. इफ वी गेट अ चांस विल ट्राई टू स्पीक विद यू अगेन. बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग टुडे. थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग. एंड आई एम श्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सारा यूथ जो है वो मोस्टली एम्प्लॉयड है, अब अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है, तो कैसे लीडरशिप रोल में ग्रो करे अलॉन्ग विद सम पर्सनल पैरामीटर्स जो चीज़ों का ध्यान रख सके ग्रोथ के टाइम पे. तो आई थिंक ये डिस्कशन बड़ा हेल्पफुल होगा लोगों को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, और एक डायरेक्शन भी देगा कि किस डायरेक्शन में लोगों को सोचना चाहिए अलॉन्ग विद देयर वर्क. थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ऑल योर विजडम. थैंक्स अ लॉट. Thank you. I really enjoyed it, and you were a very good podcaster. Thank you very much. I really enjoyed it. थैंक्स अ लॉट सर.